हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है भारत एवं विश्व की भूगोल का 6 to 12 ये सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपका चल रहा है अध्यायवार, नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटीओ का जो सम्मिलित बनाया गया है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में, उससे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। अभी हम लोग क्लास 6 पे चल रहे हैं। क्लास 6 में टोटल आपके 9 चैप्टर है और ये है चैप्टर नंबर 4। क्लास 6 का चैप्टर 4 मानचित्र है। आप सभी ने पढ़ा ही होगा, तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी क्वेश्चन आंसर को देखिए, फिर सब्जेक्टिव आएगा तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। साथ ही इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले आप देखिए, सॉल्व करिए, फिर आप कॉन्सेप्ट को देखिए और आंसर को जानिए और फिर खुद को जांचिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में किसको शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, या फिर देश या राज्यों, यहाँ पे यह होगा देश या राज्यों की सीमाओं को। किसको किसको शामिल किया जाता है भौतिक मानचित्र में? तो आप कहेंगे कि भौतिक मानचित्र में आपके पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को शामिल किया जाता है, आपके मैदान को भी शामिल किया जाता है, महासागर को भी किया जाता है। जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सारे जो हैं ये सब भौतिक मानचित्र में आते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए व्याख्या देखिए। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? बताइए। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी आपने जाना क्या कहा जाता है। इससे पहले आपने भौतिक मानचित्र के बारे में समझा कि उसमें क्या क्या आएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं राज्य, नगर, गांव, विश्व, ये सारी चीज़ें आपके भाषा से ही समझ में आ गई होगी, सारे राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। ये ट्रिक उनके लिए था जो अभी तक 6 to 12 एनसीईआरटी को सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, ठीक है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है क्या? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, किनको किनको? इन सभी को थीमेटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा, रेलवे मानचित्र, वन, उद्योग, ये सब जो है ये सारे मानचित्र आते हैं आपके थीमेटिक में। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन्य तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है? किन दिशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है? दिग्बिंदु आप जानते होंगे, दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये प्रधान दिग्बिंदु होता है। जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। और बीच की जो दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व आपका, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये बीच वाली जो होती हैं इनको, चलिए आप पहले आंसर करिए, फिर मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी, चीज़ें आपको समझ में आएगी। बताइए, दिग्बिंदु कहा जाता है किसको किसको? एक्सप्लेनेशन से आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे ही सही हैं। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और बीच
बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली जो दिशाएं होती हैं, ये जो बीच वाली दिशाएं होती हैं, इनकी मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो सारे आपके प्रधान दिग्बिंदु में आएंगे। ठीक है, ये सारे दिशाएं क्या है? प्रधान दिग्बिंदु। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्या मानचित्र के संबंध में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? नेक्स्ट, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक बताइए। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, या फिर सभी। रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? 3 घटक होते हैं मानचित्र के: दिशा, दूरी, प्रतीक। प्रतीक तीसरा घटक होता है। तो बताइए रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा घटक होता है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या फिर कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वो निश्चित अक्षर, छाया, रंगों, चित्र और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। क्या आकलन करना निश्चित है, मतलब संभव है? तो क्या किया जाता है? निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्र, रेखा, इन सब के द्वारा इसे दर्शाई जाती है। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रतीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरा कथन आपसे ये कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बताइए दोनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? कथन दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद 5वां चैप्टर है आपकी क्लास 6 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्वेश्चन आंसर देखिए। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? बताइए। जल, बर्फ, जल वाष्प, किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? इन सभी को जलमंडल में शामिल किया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे कि जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थल मंडल और वायुमंडल, ये दोनों जैवमंडल के अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों ही जैवमंडल के अंतर्गत परिमंडल में शामिल हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ पे तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं
तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है भैया। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल में मापा जाता है तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और दूसरे स्थान पे है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। और तीसरे स्थान पे है कंचनजंगा, जो कि समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। लेकिन कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर बताई गई है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है बताइए? सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक है, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? महाद्वीपों के आकार के अनुसार बताइए सही क्रम। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर क्या है? अंटार्कटिका है। मैप अगर याद होगा आपको तो पृथ्वी के जो महाद्वीप के आकार हैं उसमें सबसे पहले आपका एशिया होगा सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, फिर इधर अंटार्कटिका है, फिर क्या है? यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये है क्रम महाद्वीपों के आकार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में कौन शामिल है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाली यूराल नदी, जुरा पर्वत, यूराल पर्वत, कौन कौन? यूराल पर्वत और यूराल नदी है ना, यूराल पर्वत और यूराल नदी है। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो कि यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे कि होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों ही गुजरती है? वो महाद्वीप कौन सा है बताइए? वो कौन सा महाद्वीप है? उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, विषुवत वृत्त या फिर आप 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, ये इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, और ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से
अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। स्वेज नहर। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए जो ये कथन है उस पर आप विचार करिए और बताइए कौन कौन से सत्य हैं। पहला, इस महाद्वीप की पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है, इसकी उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली हुई है एंडीज़। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। कौन कौन से सत्य हैं बताइए, कौन कौन से सत्य हैं। पहला वाला तो वैसे ही गलत है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ये तो गलत है आपका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में नहीं। ठीक है, और बाकी दूसरा तीसरा आपका सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में बताइए, संदर्भ में जो ये दो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सत्य है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप की पूर्व किनारों पर स्थित है, पूर्वी किनारे पर। ये किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन कौन से सत्य हैं? तो आप कहेंगे दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे स्थायी मानव नहीं रह सकता क्योंकि बर्फ़ बहुत होती है ना, तो यहाँ पे मनुष्य निवास तो नहीं करते। बाकी पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, पहला वाला सही था, सॉरी ये मिसप्रिंट है, असत्य होगा यहाँ पे। पहला वाला कथन आपका गलत है। पहला वाला कथन आपसे कह रहा था कि दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और दूसरा कथन आपसे कह रहा था कि किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परत से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है अंटार्कटिका पे। भारत के भी शोध स्थान यहाँ पे हैं। इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर बताइए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो ये आपको क्रम में सजानी है, आकार के आधार पर इन महासागरों को सजाइए। सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर होगा, ये आप जानते होंगे। फिर आपके अटलांटिक सभी जानते होंगे वैसे तो। प्रशांत महासागर होगा, फिर अटलांटिक महासागर होगा आपका, उसके बाद आपके दक्षिण महासागर होगा, फिर हिंद महासागर होगा, उसके बाद आर्कटिक महासागर होगा, है ना। चलिए, तो विशाल जलाशय जो कि महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है वो महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा आकार है प्रशांत महासागर का, उसके बाद अटलांटिक का है, फिर हिंद का है, फिर दक्षिण का है, फिर आर्कटिक महासागर का है। अब आगे आपसे ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए कथन है वो किस महासागर से संबंधित है? बताइए किस महासागर से संबंधित है। यह महासागर किस महासागर की विशेषता ये बता रहा है। ये महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, कुल महाद्वीपों के क्षेत्रफल से बड़ा है। तो आपके दिमाग में कुछ कुछ तो चल रहा होगा कि प्रशांत के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है।
ये अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा होता है, जाहिर सी बात है। इस महासागर की एक ओर आपके एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। तो आप पूरी तरीके से आप निश्चित हो गए होंगे कि प्रशांत महासागर ही होगा। सो राइट आंसर इज, ये जो विशेषताएं बात हो रही है वो प्रशांत महासागर के बारे में बात हो रही है। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करिए। कथन आपसे कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा, इसका कारण दे रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो बताइए क्या? पहला वाला तो सही कह रहा था कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, लेकिन इसका जो कथन कारण दे रहा है, ये कारण तो अपने आप में भी गलत है, लेकिन इसका कारण भी गलत है, यानी ये सही हो यार, गलत है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब कि कटी-फटी है, और ये नियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। तो सीधी रेखा तो जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि कटी-फटी है, दंतुरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कथन है, कारण है, इस पे विचार करिए। कथन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहते हैं। कारण क्या दे रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल सही बात है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से पृथ्वी के तापमान में जो है वो उसकी वृद्धि भूमंडलीय तापमान से हो रही है। सही आपका ऑप्शन ए सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसे भूमंडलीय तापमान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये दो युग्म दिए गए हैं और इसको आपको मैच करनी है, एक दूसरे से मैच करिए। प्रशांत महासागर ये लगभग आपका वृत्ताकार होता है, प्रशांत महासागर होता है ना। अटलांटिक महासागर के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि ये अंग्रेजी भाषा के एस के समान होता है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर त्रिभुजाकार इसकी आकृति होती है। बचा आर्कटिक महासागर, तो ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर होगा। ठीक, अब जो भी आंसर आपने सोचा होगा यहाँ पे टिक कर लीजिए। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद। ठीक है, ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार होता है। इसके उत्तर में एशिया, इसके पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, या फिर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? मध्य मंडल किन दो मंडल के बीच में पाया जाता है? समताप मंडल और आयन मंडल के बीच पाया जाता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये कौन कौन से परत है? ये परत जो है वो पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, दूसरे समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके ऊपर आपके आयन मंडल होता है, फिर बहिमंडल होता है। ठीक है, आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों जैसे रेडियो सोंडे, रवि सोंडे, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर, इनकी सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। लेकिन सागर तल से 800 किलोमीटर, कितना? 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक,
नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो बताइए कौन कौन से सही है इन दोनों में से? दोनों सही है क्या? नहीं, सिर्फ दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। नहीं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस जो सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती हैं, आपको बोलना चाहिए था कि दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी सारी गैसें होती हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारी की वृद्धि में सहायक होती हैं और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और इसी के साथ आज का ये सेशन भी समाप्त होता है और बाकी आपको आगे भी मिलेंगे इसी तरह के सीरीज़। आपके अभी भारत और विश्व के भूगोल का आएगा तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएंगी अभी और। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।